वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन जॉब्स एकेडमी। अपने जॉब्स एकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर हम आप सबको वेलकम कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जॉब्स एकेडमी आप सबके लिए बहुत कोशिशें करती हैं, आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन को आप तक फ्री पहुंचाने में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। उसके लिए आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और देखते रहिए लाजवाब लेक्चर्स। कल हमने आपको अनाउंस करा था कि हमारी बेहतरीन और लाजवाब फैकल्टी जो है वो आप तक जो है वो नए नए सेशंस हम लेकर आ रहे हैं। तो इस पर हमने काम करा है और आज से आपको जीएस, जियोग्राफी, पॉलिटी और भी सब्जेक्ट जो है जनरल साइंस, इस पर आपको जो है वो सेशंस मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो हम अपनी बेहतरीन एक लाजवाब फैकल्टी को आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। एक जबरदस्त मैम जो आपके जनरल साइंस के कंपाउंड्स को आज से यहाँ पर डील करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू एक बेहतरीन और लाजवाब अंदाज में। क्योंकि आप जानते हैं पढ़ा तो आपने बहुत कुछ होता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है जब आप पीवाईक्यूज करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारी फैकल्टी जो बेहतरीन फैकल्टी है वो आपको एमसीक्यूज के थ्रू नए नए कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाएंगे उस अंदाज में कि जहां पर आर्ट्स के बच्चे जिन्होंने कभी साइंस नहीं पढ़ी है वो भी साइंस के कॉन्सेप्ट्स को इजीली ग्रैस्प कर सके। तो मैं उनको इनवाइट करता हूं, वो आपके सामने आएंगे और आपको अब पढ़ाएंगे वो। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम आप सभी जेके एसएसबी एसएससी गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम आपके लिए एमसीक्यू सेशन का पहला सेशन लेके आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक पे। हम पीवाईक्यूज के थ्रू आप तक हर एक कॉन्सेप्ट पहुंचाएंगे एक यूनिक अंदाज में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन इज व्हाट डज इट मीन व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज अ पॉजिटिव चार्ज। जब किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो उसे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी को पहले पता होना चाहिए कि एटम क्या है। व्हाट इज एटम? एटम इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, कोई भी चीज है, कोई भी मैटर है, वो किसे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। एटम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इन द सेंटर देयर इज अ न्यूक्लियस एंड आउटसाइड न्यूक्लियस देयर इज अ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब आप ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। सेकंड ऑप्शन इज इट हैज मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। सी ऑप्शन इज इट हैज मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट ऑप्शन इज मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब कि उसमें ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा है, तभी उसका पॉजिटिव चार्ज है। ओके, ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। योर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है? अब इसके पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एटॉमिसिटी। देखिए एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी इज
atoms join to form a molecule. कितने एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, अब हमें यहाँ किसकी एटॉमिसिटी पूछी? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता क्या है। भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है जब O2, ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अब आप देखेंगे कि कितने ऑक्सीजन से मिलके, कितने ऑक्सीजन एटम से मिलके ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना है। तो भाई 2 से, ठीक है, 2 से मिलकर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना है O2। मींस इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 2। Now we will move on to question number 3। ठीक है, question number 3 is which of the following pairs of number composition is correct। ठीक है, नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको देखना है कि इसमें कौन सी मैच जो है वो करेक्ट है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं वो हमें उसका एटॉमिक नंबर बताता है। उसमें सम ऑफ और सेकंड क्या है? मास नंबर, सम ऑफ नंबर एंड प्रोटॉन्स। मीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटॉमिक नंबर बताया गया है किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और मास नंबर किसके बराबर बताया गया है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो आपने बताना है इसमें से कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन्स ले या प्रोटॉन्स ले, एक ही बात है। ठीक है, तो किसी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब सेकंड ऑप्शन क्या है? मास नंबर क्या किसके इक्वल होता है? तो भाई मास नंबर क्या होता है? इज इक्वल टू, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, किसी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स है वो उसका मास नंबर बताता है। तो यही दिया गया, तो सेकंड भी राइट है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये पूछा गया आपसे एसएससी CHSL 2023 में। देखिए ये सब रीसेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। भाई सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए भाई एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि मास नंबर को ही हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। मास नंबर बोलो और एटॉमिक मास बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये होती है आपकी, इससे आप अपना मास नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज जो हमें इसके लिए पता होनी चाहिए वो क्या है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है भाई, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। ठीक है, 11 एटॉमिक नंबर है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें बताता है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी ले सकते हैं, वो हमें उसका एटॉमिक नंबर बताता है। तो अगर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे हम कितने पुट कर सकते हैं? 11। और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का ऑलमोस्ट डबल होता है। ठीक है, अगर इसका एटॉमिक मास 11 है तो ऑलमोस्ट डबल हम ले सकते हैं। तो 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 22। बट इसका कितना होता है? 23।
अप्रोक्सीमेटली डबल होता है, बट जरूरी नहीं है कि हर किसी का डबल हो। तो भाई 22 तो यहाँ है नहीं, तो इसका कितना होता है 23, ठीक है। Now we will move on to next question. This is question number 5, ठीक है। Which of the following particles has no electrical charge? चलिए अब बताओ कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसपे कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया कि एक एटम जो है वो 3 सब पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव और ये जीरो और न्यूट्रल। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो क्या आएगा पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum number of electrons that the third orbital or m shell can have? थर्ड ऑर्बिट या जिसको हम एम शेल बोलते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज शेल, ठीक है। एम शेल की बात हो रही है ना, तो भाई शेल क्या है, एक एटम होता है, उसके सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं ये आपने देखे होंगे, और इनको क्या बोलते हैं शेल्स। दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल, दिस इज एम शेल। फर्स्ट शेल आपका के होता है, सेकंड आपका एल होता है और थर्ड आपका एम होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि एम शेल में आपके कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, क्या, बोहर ने एक आपका फॉर्मूला दिया था 2n², वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। n हमें क्या बताता है कि कौन से शेल की बात हो रही है, वो हमें कौन बताएगा n। तो यहाँ पे किस शेल की बात हो रही है शेल की, तो यहाँ पे n की जगह क्या आएगा 3² इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स को m शेल एकोमोडेट कर सकता है। तो C इज द राइट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CHSL 2023 में पूछा गया है, ठीक है। व्हाट इज क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। बोलता है कि ये जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं इसमें से रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखिए आपने ये खास ध्यान रखना है, यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है, ठीक है, नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या था, ठीक है। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था ऑन थिन गोल्ड फॉइल, ओके, इन विच उसने एक थिन गोल्ड फॉइल ली थी, उसके एटम्स में जब उसने अल्फा रे पास की तो क्या देखा कि जो रेज सेंटर में स्ट्राइक कर रही थी वो बिल्कुल अपने 180 डिग्री पे बैक बाउंस हो रही थी, ठीक है, और जो साइड से क्रॉस कर रही थी वो या तो स्लाइड से डिफ्लेक्ट हो रही थी या टोटली क्रॉस हो रही थी, ठीक है, ऐसे। तो इधर से उसको पता चला कि सेंटर में कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत हैवी है और पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज है ये हमें कैसे पता चला, देखिए जो रेज रदरफोर्ड ने यूज की वो अल्फा रेज थी, ठीक है, वो क्या थी अल्फा रेज थी। और अल्फा रेज किसकी बनी होती है, हीलियम की। हीलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी डबली चार्ज हीलियम की अल्फा रेज बनी होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है।
तो आप सभी को पता है साइड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अल्फा रेज जब सेंटर में स्ट्राइक करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, जब साइड से अट्रैक्ट साइड पे स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रॉन की वजह से वो अट्रैक्ट करेगा और पास हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज the size of the nucleus is very large as compared to the size of the atom. साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो मतलब कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। एटम के साइज के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा है। फर्स्ट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, किसमें? सर्कुलर पाथ्स में। थर्ड इज देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसको क्या बोला गया? न्यूक्लियस, ठीक है। नियरली ऑल द मासेस ऑफ एन एटम रिजाइड इन द न्यूक्लियस। मैक्सिमम मास जो होता है एक एटम का वो कहाँ पे रिजाइड करता है? किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं इसको छोड़ के। भाई न्यूक्लियस का साइज एटम के कंपैरिजन में बड़ा नहीं होता है, ठीक है। एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है। हाँ, एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के कंपैरिजन में उसका साइज ज्यादा नहीं होता है, बट उसका मास ज्यादा होता है, ठीक है। साइज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का ज्यादा होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ऑन विच क्वांटम नंबर डज द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड? ठीक है, अब यहाँ किसकी बात हो रही है? क्वांटम नंबर की। तो भाई क्वांटम नंबर क्या है? व्हाट इज क्वांटम नंबर? पहले आपको ये पता होना चाहिए। These are the set of numbers which provide us complete information about an electron। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर हमें दिया गया है तो हमें कैसे पता चलेगा वो किस शेल को बिलोंग करता है, किस सब शेल को बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बारे में जितनी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? क्वांटम नंबर प्रोवाइड करता है। तो क्वांटम नंबर एक ऐसे सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो हमें एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं? 4। प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। प्रिंसिपल जो है वो हमें शेल के बारे में बताता है, किस शेल की बात हो रही है, के, एल, एम, एन, ठीक है, ये शेल्स होते हैं आपके। एजीम्यूथल जो है वो हमें सब शेल के बारे में बताता है। सब शेल्स में क्या होता है आपका? एस, पी, डी, एफ, ठीक है। मैग्नेटिक हमें ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल्स की, और स्पिन हमें स्पिन के बारे में बताता है। तो स्पिन 2 किस्म की होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। -1/2 और +1/2, इसके इधर उधर कोई वैल्यू नहीं हो सकती आपकी, ठीक है। या +1/2 होगी या -1/2 होगी, तो ठीक है। ये तो मैंने आपको सारा बता दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको क्या पूछा गया? ओरिएंटेशन की किस क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया किस पे करती है, स्पिन पे, एजीम्यूथल पे, प्रिंसिपल पे या मैग्नेटिक पे? मैग्नेटिक पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स वैलेंसी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनकी वैलेंसी दी गई है, तो आपने बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट ऑप्शन इज बोरॉन और उसकी वैलेंसी दी हुई है आपको 2। ठीक है, पहले आपको इस सब के लिए ये पता होना चाहिए कि भाई बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो आप, 1s2 2s2 2p1, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, किसी एलिमेंट की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज या गेन कर सकता है बॉन्ड बनाने के लिए, वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोशन में होते हैं वो ही उसकी वैलेंसी मानी जाती है। हाँ, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 to 4 हैं, तो वही उसकी वैलेंसी होगी, जितने उसके इलेक्ट्रॉन। अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमें 8 माइनस दैट नंबर जो होगा, जितनी वैलेंसी होगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5 है तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, ये किस केस के लिए, जिसमें 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोशन में होंगे। इसमें कितने हैं, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, बट यहाँ पे क्या हो दिया हुआ है 2, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9। 1s2 2s2 2p5। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p5। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, मींस मोर देन 4। 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए थी, 1। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शंस राइट नहीं है, तो नाइदर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम, इतना तो आपको पता ही होगा कि जब एटम की बात स्टार्ट हुई तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी। ठीक है, उसमें से एक था वाटरमेलन मॉडल। अब आपने बताना है कि ये किसने प्रपोज किया था, ये वाला मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, ये आपसे पूछा गया है। वाटरमेलन मॉडल किसने दिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अब वाटरमेलन मॉडल था क्या, रदरफोर्ड ने बताया, जैसे कि एक वाटरमेलन होता है ना, मैक्सिमम पोर्शन उसमें क्या होता है, रेड होता है, और सेंटर में सीड्स जो है वो ब्लैक होती हैं। वैसे ही रदरफोर्ड ने बताया कि एक एटम जो है उसमें मैक्सिमम पोर्शन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, जिसको रेड वाटर, जैसे रेड पोर्शन होता है वाटरमेलन का, उसके साथ रिलेट किया गया, और जैसे सीड्स होते हैं वाटरमेलन के, तो वैसे नेगेटिव चार्ज को बताया गया कि मैक्सिमम पोर्शन पॉजिटिव है, उसके सेंटर में इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है। ठीक है, तो ये किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आइडेंटिफाइड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने आइडेंटिफाई किया था, मैं फिर से आपको बता देती हूँ, एटम के 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन किसने आइडेंटिफाई किया था,
इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। ठीक है, अब आइडेंटिफाई तो किया, बट कैसे? कुछ तो किया होगा, कोई एक्सपेरिमेंट तो किया होगा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लें। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू जे थॉमसन ने किसको आइडेंटिफाई किया था? इलेक्ट्रॉन को यार, इसके थ्रू डिस्कवर किया था, तो क्या आ जाएगा? जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? नीचे दिए गए मेटल्स में से सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है? मोस्ट डक्टाइल। अब डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, property of a metal by which ठीक है, property of a metal by which it can be drawn into wires। ठीक है, आप सभी ने कॉपर वायर्स देखी होंगी घर में, ठीक है, वायर। डक्टाइल एक ऐसी, मतलब उस मेटल को हम डक्टाइल बोलेंगे जिस मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि हम उसको वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सी होती है आपकी? गोल्ड। कॉपर में भी डक्टिलिटी होती है, बट मोस्ट डक्टाइल की अगर हम बात करें तो क्या आती है? गोल्ड। और सेकंड नंबर पे आपकी आती है सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटम्स 13 कार्बन 6 एंड 14 नाइट्रोजन 7 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। ये जो दो एटम्स आपको दिए गए हैं, अब आपने बताना है कि ये क्या है? आइसोबार्स हैं, आइसोटोन्स हैं, या आइसोटोप्स हैं, या एक से ज्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए भाई आइसोबार्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है, आइसोटोप्स क्या है। पहले आइसोबार्स को देखिए। आइसोबार्स वो एटम्स होते हैं जिनका सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ये होते हैं आपके आइसोबार्स। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास क्या होता है? 40। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18 बट मास क्या होता है? 40। तो है ना, इनका मास सेम और एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट। तो ये क्या है? आइसोबार्स। अगर हम बात करें आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट क्या होता है? मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। मींस मास नंबर तो डिफरेंट है इनका बट एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। तो ऐसे एटम्स को क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। लास्ट है आपका आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोन्स। तो भाई आइसोटोन्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दो ऐसे एटम्स जिनके अंदर सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो हम क्या बोलते हैं? उनको आइसोटोन्स।
अब आपको कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रॉन कितने हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए मास नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो आपको पता चल जाएगा उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उसका आपको मास नंबर भी पता होगा क्योंकि ऑलमोस्ट डबल होता है एटॉमिक नंबर का। ठीक है, एटॉमिक नंबर का ऑलमोस्ट डबल क्या होता है? मास नंबर। अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, आप न्यूट्रॉन आराम से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम की बात करो अगर, तो सोडियम का आपने पीछे मास देखा क्या था? 23। प्रोटॉन्स कितने इसमें? 11, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। अब आपको न्यूट्रॉन्स इजीली निकाल सकते हो आप भाई। न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब आपने बताना है ये जो दो एटम्स आपको दिए गए हैं ये क्या हैं? आइसोटोप्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोटोन्स हैं। अब आप देखो ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, क्या ये सेम है? तो नहीं है। ये इसका मास नंबर है, ये भी इसका मास नंबर है, क्या ये सेम है? तो नहीं है। मतलब ना ही आइसोटोप्स हैं और ना ही ये आइसोबार्स हैं। लास्ट में क्या बचा? आइसोटोन्स। तो क्या ये आइसोटोन्स हैं? चलिए देखते हैं। 13 एंड 14 7 7। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो कितने निकलेंगे? ये इसका मास नंबर है 13 इज इक्वल टू 6 प्लस न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे आपके? 7। अब इसकी अगर बात करें आप सेकंड की, इसका मास नंबर है 14, एटॉमिक नंबर है 7 और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके? 7। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये क्या है? आइसोटोन्स। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉइंड द वर्ड एटम? ठीक है, सारी स्टोरी एटम के रिलेटेड है भाई। एटम किसने, एटम वर्ड जो है वो किसने दिया था? तो एटम वर्ड आपका निकला है ग्रीक वर्ड एटमस से, विच मीन्स इनडिविजिबल, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब तो एटम डिविजिबल है बट एटमस वर्ड जिससे एटम निकला है उसका मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल। तो किसने आपको ये टर्म एटम दी थी? एटम टर्म दी गई थी डेमोक्रिटस के द्वारा। ठीक है, डेमोक्रिटस ने फर्स्ट टाइम ये टर्म दी थी एटम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट हैविंग टेट्राएटॉमिक एटॉमिसिटी। टेट्राएटॉमिक एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी तो अब आप सभी को पता है ये क्या होता है? कितने एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। तो भाई टेट्राएटॉमिक कौन सा एलिमेंट होता है? इस एलिमेंट को मॉलिक्यूल बनाने के लिए 4 एटम्स की जरूरत पड़ती है। टेट्रा मीन्स 4। ठीक है, हीलियम, हीलियम को तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, नाइट्रोजन। इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 2। क्लोरीन, फॉस्फोरस, तो भाई फॉस्फोरस की क्या होती है? 4। तो आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? थर्ड। अगर गैस की बात करें तो ये आपकी क्लोरीन गैस की एटॉमिसिटी क्या होती है? 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का। पूछा गया है, इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम व्हाट डज एन सिग्निफाई इन द फॉर्मूला 2n। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एटम की जो होती है उसमें एन क्या बताता है हमें, ये मैंने आपको अभी बता दिया, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी। बोहर रूल बताया ना मैंने आपको, बोहर ने एक रूल दिया था 2n², जिसमें एन हमें क्या बताता था, नंबर ऑफ शेल। तो वही आपसे पूछा गया है, बताओ फॉर्मूला 2n² में n क्या सिग्निफाई करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ गिवन शेल या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ गिवन शेल। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। एक ओजोन के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, या ओजोन की कितनी एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी बोलो, या कितने एटम से मिलकर एक ओजोन मॉलिक्यूल बना है, वो हमने बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ओजोन कितने ऑक्सीजन एटम से बना होता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3, मींस ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक ऑक्सीजन ओजोन बनता है। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 1 नहीं, 4 नहीं, 2 नहीं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है पहले ये देख लेते हैं जब तक वो डाउनलोड होगा। Atoms of which element combines with hydrogen to give water। देखिए ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2021 एग्जाम में, इसमें पूछा गया है atoms of which element combines with hydrogen to give water। किस एलिमेंट के एटम्स हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं पानी बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपको एक वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है भाई, तो हाइड्रोजन किससे कंबाइन करेगा ताकि आपको वाटर मिले। अगर तो आपको वाटर का फॉर्मूला पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो कि हाइड्रोजन किससे कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो वाटर का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, H2O। 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। तो हाइड्रोजन किससे कंबाइन करता है, ऑक्सीजन से। ठीक है, आई थिंक ये डाउनलोड नहीं हो रहा, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन outermost शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड। एक एटम है भाई, उसमें सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके बाहर से क्या होते हैं, ऑर्बिट्स, जिसमें हमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। ऑर्बिट एक ऐसा पाथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अब आपने बताना है कि एक एटम के outermost शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसका क्या होता है, वो हमें क्या बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने न्यूट्रॉन्स हैं या कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या बताता है हमें, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके। वैलेंस मींस outermost शेल में, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द
outermost shell of an atom. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। क्या पूछा है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम्स कंबाइन करते हैं रेशियो में क्या बनाने के लिए? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स। तो सबसे पहली थ्योरी जो आई थी वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ही थी, जिसने बताया गया था, जिसके कुछ पोस्टुलेट्स थे कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है। बाद में ये उसकी लिमिटेशन साबित हुई, बट पहले क्या बताया था डाल्टन ने कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है। जो एक सब्सटेंस है वो सेम एटम से बना हुआ है, जिसका सेम मास है, सेम कैरेक्टर है, ये भी डाल्टन ने बताया था। और डाल्टन ने बताया था कि जो एटम्स है वो कंबाइन करते हैं स्मॉल होल नंबर रेशो में मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। मतलब एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी कर लिया। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम, किस आइसोटोप की बात हो रही है? हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप की बात हो रही है। कंटेन्स ओनली वन प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा आइसोटोप है जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो मैंने आपको अभी बताया कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3, 1H1, 1H2 एंड 1H3। ये आपका प्रोटियम होता है, ये आपका ड्यूटेरियम है, ये आपका ट्रिटियम है। ठीक है, अब हमने देखना है भाई किसमें नो न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, इधर से हमने देख लिया कि सब में एक एक प्रोटॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन तो सब में एक एक है। ठीक है, इससे हमें कुछ पता नहीं। अब नो न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा? देखिए, इसका मास नंबर 2 है, इसका 3 है। अगर हम इसके प्रोटॉन्स निकालेंगे तो 2 - 1 = 1। इसके न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो 3 - 1 = 2। इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें 2 है, और इसकी बात करें 1 - 1 = 0। मतलब कि प्रोटियम एक ऐसा आइसोटोप हाइड्रोजन का जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो प्रोटियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, विच मेटल वाज यूज्ड बाय रदरफोर्ड इन हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मैंने अभी आपको रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बताया, वही पूछा गया है कि कौन सी मेटल यूज हुई थी। ठीक है, जो रदरफोर्ड ने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, याद आया? ये न्यूक्लियस था, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो गई थी जो साइड पे टकराई थी, कुछ पास हो गई थी। ठीक है, तो कौन सी मेटल का ये एटम था, ये बताना आपने। ये जो एटम था जिसपे पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था वो कौन सी एलिमेंट का था? तो भाई कौन सी एलिमेंट थी वो, मेटल थी वो? गोल्ड फॉइल। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? गोल्ड फॉइल पे किया था। ये भी क्वेश्चन आ दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या बन सकता है कि रेस जो यूज की थी वो कौन सी थी? अल्फा रेस, तभी इसका नाम क्या पड़ा है? अल्फा रेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब अल्फा रेस किसकी बनी होती है? डबली चार्ज्ड हीलियम। ठीक है, मतलब कि हीलियम 2 पॉजिटिव, हीलियम के ऊपर जब 2 पॉजिटिव चार्ज होता है ये आपकी अल्फा रेज होती है।
Next question is the first electron shell which is the nearest to the nucleus never holds more than n electrons where n is equal to. इतनी स्टोरी में आपने नहीं जाना है, किसकी बात हो रही है भाई? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल की, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल में n पूछा गया आपसे कि n में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब सीधा सा आपसे ये पूछा गया है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो होल्ड कर सकता है। तो देखिए KLMN मैंने अभी बताया आपको, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n², ये भूलना नहीं आपने, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा। n की वैल्यू पूछी जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएंगे, या ऐसे ही आपको बताया जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई शेल होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे निकाल सकते हो? किसकी बात हो रही है? फर्स्ट की हो रही है, मतलब के शेल की बात हो रही है, तो कर दो वैल्यू पुट। 2 × 1 का स्क्वायर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 18, देन 32, देन 50, ठीक है। ये है, या आप ऐसे निकाल भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है आपने किसकी? द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s1 मीन्स 2, 8, 1, ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ये आपका राइट ऑप्शन। देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो 281, 821, बट ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले में तो 2 आएंगे, तो 8 कैसे आएंगे? तो ये आपके ये हो सकता है, ये बट इसमें सेकंड में ये भी ठीक है, बट थर्ड में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है ना, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एब्सोल्यूट चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। चले अब आपको बताना है कि एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। ये तो हमने देखा कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, बट वैल्यू क्या है इस चार्ज की? तो भाई प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस 1/607, 1.607 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? यूनिट है किसका? चार्ज का। इसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कितना होता है? पहली बात ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो माइनस लगा लेना आपने। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है, बस माइनस प्लस का डिफरेंस होता है। अगर ये प्लस में तो -1.607 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो आपसे यहाँ किसका चार्ज पूछा गया है? प्रोटॉन का। तो क्या है? प्लस ये 2 है यहाँ पे, 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल। अभी मैंने आपको डाल्टन के पोस्टुलेट्स बताए, अब आपसे पूछा गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर किसका बना हुआ है? इंडिविजिबल क्या? इंडिविजिबल एटम्स। मैंने बताया ना कि डाल्टन ने बताया था कि जो एटम्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। और एटम किसका फंडामेंटल यूनिट है? मैटर का। कोई भी मैटर है वो किसका बना हुआ है? एटम्स का। और एटम्स क्या बताए थे डाल्टन ने कि एटम्स क्या है? इंडिविजिबल है, वी कांट ब्रेक देम, बट उसके बाद में उसके पार्टिकल्स भी डिस्कवर किए गए, बट
डाल्टन ने क्या बताया था कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इंडिविजिबल एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज, रेडियोएक्टिव आइसोटोप बताना है आपने जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। तो कौन सा रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऐसा है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है? देखिए, पहली बात, आइसोटोप का आपको पता चल गया, आइसोटोप क्या है, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 एक ऐसा आइसोटोप है जो किस में यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। एक क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है, या आप बाकी भी देख लीजिए। प्लूटोनियम 239 किस में होता है, यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। आर्सेनिक 74 किसमें यूज होता है आपका, डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर। लास्ट iodine 131 is used in treatment of goiter। नमक खाते हो आप, नमक में क्या होता है आपका, आयोडीन होता है, तो आयोडीन आपका किस में यूज होता है, आयोडीन का आइसोटोप 131 आपका किस में यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ दीज एप्लीकेशंस आर आइसोटोप्स यूज्ड। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सी आइसोटोप का क्या एप्लीकेशन है, क्या वो करेक्ट है, दिया गया है या नहीं दिया गया, ये आपको बताना है। फर्स्ट इज यूरेनियम एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, आयोडीन इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, ये तो अभी आपने पढ़ा, तो मतलब ये करेक्ट है। कोबाल्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये भी अभी आपने पढ़ा, कोबाल्ट 60 किस में यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ऑक्सीजन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, नहीं, क्या पढ़ा आपने, कोबाल्ट यूज होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत मतलब। और यूरेनियम आपका फ्यूल यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ये भी करेक्ट है। तो ए बी सी आपका ठीक हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन। इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स और उनकी एप्लीकेशंस आपने देख लेनी एक बार, इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अल्फा पार्टिकल इज आल्सो नोन एज, ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल हो या रे हो, क्या होती है, अल्फा, अल्फा रे वो होती है जो अल्फा पार्टिकल से बनी होती है, एक ही बात है। अल्फा पार्टिकल्स क्या बताया मैंने आपको, सब एटॉमिक पार्टिकल, नहीं, एन आयनाइज्ड अनआयोनाइज्ड हीलियम एटम, नहीं, ए न्यूक्लियर पार्टिकल, नहीं, और डबली चार्ज हीलियम आयन, ये बताया मैंने आपको, मतलब हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। न्यूक्लियस ऑफ द एटम किसका बना होता है, कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, या प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस किसका बना होता है आपका, भाई मैंने आपको कितनी बार बताया कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का बना होता है और बाहर आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये था हमारा आज का एमसीक्यू सेशन। आई होप आपको हमारा एमसीक्यू सेशन अच्छा लगा, पसंद आया। जितने भी क्वेश्चंस आज के एमसीक्यू सेशन में थे, ये हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप भी हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और ये हमारा एड्रेस है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब नोट कर लीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।